गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 13वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे बेहतर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इस पर्टिकुलर वीडियो का अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ, साथ में इसका लिंक भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का जो यह प्रश्न है यह भी विशेष तौर पर भारत के भूगोल से ही संबंध रखने वाले प्रश्न है, जिसमें खास करके कुछ पर्वत से संबंध है, कुछ नदियों से हैं और साथ में कुछ जलवायु प्रदेश से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। तो स्थानिक भिन्नता भारत की जलवायु में इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक विषमता है यह काफ़ी विषम है। क्योंकि भारत की जो स्थलाकृति है, भारत के उत्तर में आप देख सकते हैं हिमालय है और भारत के दोनों तरफ जो है, एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। यही मूल कारण है कि यहाँ की जो जलवायु है इसमें भिन्नता पाई जाती है। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा भारत का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा धान का कटोरा। तो धान कहाँ पे मिलेगा? धान की खेती वहां पर जहां होती है अधिक, जहां का टेम्परेचर ज्यादा हो और वर्षा अधिक हो। तो खास करके यह क्षेत्र मिलता है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, क्योंकि सिंधु गंगा के मैदान में भी धान की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि सिंधु गंगा के मैदान का टेम्परेचर उतना नहीं होता जितना टेम्परेचर होना चाहिए। और केरल, तमिलनाडु में यहाँ पे भी धान की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। नर्मदा और घाटी में तो यहाँ पर टेम्परेचर तो अधिक है लेकिन वर्षा की मात्रा कम है। तो इस आधार पर सबसे बेहतर आंसर हो जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो धान की खेती के लिए सबसे बेहतर होता है और इसी को हम कहते हैं धान का कटोरा। क्योंकि धान की खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और जो वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वह चीका या दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है। तो यह सभी शर्त जो पूरी होती है कहाँ पे होती है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, क्योंकि वहाँ पर चीका युक्त दोमट मिट्टी भी पाई जाती है, वहाँ का टेम्परेचर भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है और वहाँ पर जो वर्षा है यह भी 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रायद्वीपीय भारत में जल विद्युत के अधिक विकास का कारण है। तो जल विद्युत के विकास का जो सबसे बड़ा कारण है प्रायद्वीपीय भारत में, यहाँ पर लिखा है कोयले की कमी। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोयले की कमी से है। और उद्योगों के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता, ये भी कोई इसका कह सकते हैं बेहतर आंसर नहीं है। सबसे बेहतर आंसर है कि अधिक बाढ़ का आना। अधिक बाढ़ इसलिए आती है प्रायद्वीपीय भारत में क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर जो वर्षा होती है वह कम समय के लिए होती है, सीमित क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर बाढ़ की समस्याएं अधिक रहती हैं। साथ में यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर जलप्रपात पाए जाते हैं। प्राकृतिक तौर पर क्या रहते हैं? जलप्रपात होते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है। यहाँ पे सदाबहानी नदियाँ नहीं पाई जाती, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में सदाबहानी नदियाँ नहीं हैं। उद्योगों के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता, ऐसा नहीं, उद्योग वहाँ पर पर्याप्त है और ऊर्जा के लिए विद्युत की आवश्यकता भी ज़्यादा है। तो ये भी गलत है। कोयले की कमी है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड क्षेत्र है वहाँ पर पर्याप्त कोयले का निक्षेप पाया जाता है और गोंडवाना लैंड कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो इस आधार पर जो सबसे बेहतर आंसर होता है वो हो जाता है सी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? अब भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं और उसमें अगर हम बात करें कि कौन सा सबसे प्रमुख फैक्टर है, तो ध्यान रखिएगा भारत के मानसून को प्रभावित करने के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो विस्तार यहाँ पर है, अगर हम भारत को ले लेते हैं तो एक तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। साथ में एक तिब्बत के पठार के ऊपर से चलती है पूर्वा जेट स्ट्रीम, जो मेडागास्कर के समीप जा करके अपने जल का
कह सकते हैं यहाँ पर निक्षेपण करती है। इसके लिए हम एक अलग से कह सकते हैं कि यहाँ पर इमेज आप दिखा देते हैं, इसके माध्यम से हम इसको डिफाइन करते हैं। भारत के मानसून के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक होती हैं, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहला है कि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। साथ में तिब्बत के पठार का भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ से जो हवाएं हैं वह गर्म होकर हल्की होकर के ऊपरी वायुमंडल में जाती हैं। वहाँ पर प्रतिचक्रवात की दशा विकसित होती है। उस प्रतिचक्रवात के केंद्र से क्षोभ सीमा के सहारे एक मौसमी जेट स्ट्रीम का विकास होता है, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होता हुआ मेडागास्कर के समीप नीचे आके उतरती है। और फिर यहाँ से जो स्थानीय पवन चलती है भारत की तरफ, उसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पर प्रत्येक फैक्टर उत्तरदायी है, चाहे वह स्थलीय और जलीय प्रभाव हो, क्योंकि यहाँ पर जलीय और स्थलीय प्रभाव का भी यहाँ पर फैक्टर है, क्योंकि जल का टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है और स्थल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हाई प्रेशर और वहाँ पर लो प्रेशर, इससे भी हवा स्थल से जल की तरफ जल से स्थल की तरफ चलती है। साथ में मेडागास्कर के पास पूर्वा जेट स्ट्रीम का, यह है पूर्वा जेट स्ट्रीम। ये पूर्वा जेट स्ट्रीम मेडागास्कर के पास उतर करके हाई प्रेशर का क्षेत्र बनाती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ गमन करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जितने भी फैक्टर हैं, ये सभी फैक्टर भारतीय मानसून के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया, आप प्रश्न को देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो हिमालय भी प्रभावित करता है, यल निनो भी प्रभावित करता है, क्योंकि यल निनो का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यल निनो का भी प्रभाव है। तिब्बत के पठार का भी प्रभाव है। जेट स्ट्रीम का प्रभाव है, यहाँ पर कौन सी जेट स्ट्रीम है? पूर्वा जेट स्ट्रीम है, इसका भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम ध्यान रखिएगा, यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन का है। किसका है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन से इसका संबंध है, इसलिए इसका कोई खास इम्पैक्ट भारतीय मानसून पर नहीं पड़ता है। बल्कि पूर्वा जेट स्ट्रीम का भी है, तिब्बत के पठार का भी है। यल निनो और यल निनो की घटना ध्यान रखिएगा, यह प्रशांत महासागर से है, इसका भी इम्पैक्ट भारतीय मानसून पर पड़ता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी भी चर्चाएं हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है उसे देख सकते हैं, लिखा है भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किसका अभाव पाया जाता है? यहाँ पर जो दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार है, इसके विषय में पूछ रहा है कि किसका अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, ये सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेटराइट भी पाई जाती है, ये भी ठीक है। सूर्य तथा चंद्रमा यहाँ पर वर्टिकल होते हैं, ये भी बातें ठीक है। लेकिन पॉडजोल सोयल नहीं पाई जाती है, क्योंकि पॉडजोल सोयल के विषय में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पॉडजोल सोयल कहाँ पाई जाती है। जो टुंड्रा प्रदेश या टैगा प्रदेश होता है, वहाँ पर इस प्रकार की सोयल पाई जाती है, क्योंकि जो विश्वतरेखीय जलवायु प्रदेश होता है, यहाँ की लेटराइट जो होती है मृदा कैसी होती है? यहाँ पर लेटराइट होती है। इसी प्रकार की जो मिट्टी है यह मानसूनी में भी पाई जाती है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से सब जलवायु प्रदेश हैं। यह मानसून है, यह चीन है, यह सेंट लॉरेंसिया है, यह साइबेरिया है, यह आपका स्टेपी है, यह सवाना है, यहाँ पर ब्रिटिश तुल्य है, यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर मरुस्थल है। तो सब जगह की मृदा अलग अलग होती है। लेटराइट यहाँ भी होती है, लेटराइट यहाँ भी होती है। यहाँ पर पाई जाती है, इसका नाम है पॉडजोल। क्या नाम है? पॉडजोल। तो पॉडजोल आपका टैगा प्रदेश में पाई जाती है। और जो ब्रिटिश तुल्य या सेंट लॉरेंसिया है, यहाँ की सॉइल होती है ग्रे ब्राउन। कैसी होती है? ग्रे ब्राउन पॉडजोल होती है। चीन की जो होती है ये होती है रेड येलो। कैसी होती है? रेड येलो, हाँ, रेड येलो पॉडजोल होती है। और यहाँ की जो होती है लेटराइट होती है। कैसी होती है? लेटराइट होती है। तो इस प्रकार से, और यहाँ की मृदा कैसी होती है? चेरनोजम होती है। कैसी होती है? चेरनोजम होती है। यहाँ की रेड चेस्टनट होती है। क्या होती है? रेड चेस्टनट। तो इस प्रकार से सभी मृदाएं विश्व में पाई जाती हैं, जिसके विषय में कालक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉडजोल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पॉडजोल टैगा या साइबेरिया प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्ट छाया प्रदेश होने का मूल कारण क्या है? यहाँ पर ये है पश्चिमी घाट,
इधर से आती है दक्षिण पश्चिम मानसून या तटीय पवन आती है, तो पश्चिमी घाट के इस ढाल के सहारे या इसका आरोहण होता है। तो इस ढाल पर आरोहण होता है, तो जब आरोहण होता है तो आरोहण होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है और यहाँ पर वर्षा होती है। लेकिन जब विपरीतवर्ती ढाल पर जाती है तो विपरीतवर्ती ढाल पर वायु का क्या होता है, अवरोहण होता है। अवरोहण का तात्पर्य है यह नीचे उतरती है। आरोहण का क्या तात्पर्य होता है कि तापमान घटता है। क्या होता है, तापमान घटता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिससे संघनन होता है और संघनन का परिणाम होता है वर्षा होती है। किस तट पर, तो जो इसका पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है। लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर अगर बात करें तो यहाँ पर अवरोहण होता है, अवरोहण से तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी घट जाती है और परिणाम होता है कि वर्षा की प्रतिकूल दशाएं होती हैं। कैसी दशाएं होती हैं, वर्षा की प्रतिकूल दशाएं होती हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र आपका वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। कैसा कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसके लिए मूल कारण क्या है, मूल कारण है वायु के अवरोहण से टेम्परेचर में वृद्धि। क्या है, वायु के अवरोहण से टेम्परेचर में वृद्धि। अवरोहण का तात्पर्य होता है वायु का नीचे उतरना। तो यहां पर आर्द्रता में वृद्धि इसका कारण नहीं है, ना तो विरल वनस्पति इसका कारण है, ना तो मंद ढाल इसका कारण। इसका कारण क्या है, तापमान में होने वाली वृद्धि, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं। तो हिमालय क्षेत्र में जो दून की घाटियां पाई जाती हैं यह अनुदैर्ध्य प्रकार की हैं। कैसी हैं, संकीर्ण है प्लस अनुदैर्ध्य है। ये क्लियर रखिएगा। यहाँ की जो नदी है, जो दून की घाटियां हैं, जिसमें हम कह सकते हैं इसी में कुल्लू घाटी है, इसी में दून की घाटी है, इसी में द्वार है, इसी में असम के चाय के बागान हैं। तो यह संकीर्ण है और अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य का तात्पर्य होता है लंबवत। कैसा होता है, लंबवत। और इसी के विषय में अगर हम और चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि यह होती है लॉन्गिट्यूडनल। कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। और एक होता है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स। क्या होता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि यह कोई नदी की घाटी है या कोई घाटी है, तो इस प्रकार का जो ढाल होता है इसको हम कह सकते हैं ये है ट्रांसवर्स। कैसा है, ट्रांसवर्स। लेकिन अगर कोई घाटी इस प्रकार से अनुदैर्ध्य चल रही, मतलब इस प्रकार लंबवत ऐसी चल रही है, तो इधर का जो गमन होता है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो यह लॉन्गिट्यूडनल है जो दून की घाटी है, इसी को कहते हैं लंबवत और इसी को अनुदैर्ध्य भी कहते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि ये संकीर्ण है। कैसा है, संकीर्ण है। तो इसको क्लियर कट याद रखिएगा। और यह किसका पार्ट है, तो शिवालिक हिमालय का पार्ट है। लेकिन कहाँ पाई जाती है, तो MBF या इसी को कहते हैं MBT। क्या कहते हैं, MBT। और इसी में है आपकी कुल्लू घाटी, इसी में है कह सकते हैं दून की घाटी, द्वार की घाटी, सब इसी में पाई जाती हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के पहुँचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पहुँचने का जो क्रम है, चूंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किधर से आता है, वो इधर से आता है जब हमारा हिंद महासागर से। जब ऐसे आएगी तो सबसे पहले भारत के दक्षिणी भाग पर या टच करती है। वैसे तो सबसे पहले टच करती है आपके अंडमान निकोबार पर, लेकिन उसके पश्चात कहाँ पे आती है, तो कन्याकुमारी पर। फिर धीरे धीरे ऐसे यह उत्तर की तरफ शिफ्ट करती है। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसी पश्चिमी घाट के सहारे जाती है, बाद में पूर्वी घाट के सहारे ये हवाएं अंदर जाती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले दक्षिण भाग में, और यहीं पर आपका है त्रिवेंद्रम। क्या है, त्रिवेंद्रम, जो केरल की राजधानी है, जिसको कहते हैं तिरुवनंतपुरम। क्या कहते हैं, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम जो है यह केरल की राजधानी है, इसी को त्रिवेंद्रम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पहुँचता है, उसके पश्चात क्रम से यह उत्तर की तरफ पहुँचता है। ऐसा आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पर चूंकि विकल्प के अनुसार हमको जवाब देना है, यहाँ पर लिखा है कलकत्ता, तो कलकत्ता, तो यहाँ पर है त्रिवेंद्रम। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि त्रिवेंद्रम पहले पहुँचेगा, कलकत्ता बाद में। फिर है त्रिवेंद्रम, कलकत्ता, नागपुर, तो कलकत्ता यहाँ पर है और नागपुर यहाँ पर, तो ये भी सही नहीं है। फिर कह रहा है त्रिवेंद्रम, तो त्रिवेंद्रम ठीक है। नागपुर, नागपुर भी ठीक है कि आपका महाराष्ट्र में है। फिर अहमदाबाद, वो भी ठीक है क्योंकि गुजरात में है। कलकत्ता, ये भी ठीक है। तो इस आधार पर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा
कि सबसे पहले त्रिवेंद्रम पहुंचेगा, फिर नागपुर पहुंचेगा, फिर अहमदाबाद पहुंचेगा, उसके पश्चात कोलकाता पहुंचेगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यहां पर देख सकते हैं, लिखा है भाखड़ा नंगल बांध। क्या लिखा है? भाखड़ा नंगल बांध। इसके विषय में प्रश्न पूछा है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इसके विषय में बताना है। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि जो भाखड़ा नंगल बांध होता है ये कहां पर स्थित है। तो भाखड़ा नंगल जो बांध है यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और कहां पर है इसके बारे में भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। यह हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब के बॉर्डर पर है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसका फायदा हिमाचल प्रदेश को मिलता है। इसका मुख्य जो फायदा है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिलता है। ये एकदम क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम भाखड़ा नंगल के बाद में भाखड़ा नंगल बांध के बारे में और चर्चा करें तो भाखड़ा नंगल बांध एक प्रकार से भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? सर्वाधिक ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा है? गुरुत्वीय बांध है। और वैसे अगर देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है उसका नाम है टिहरी। क्या नाम है? टिहरी। उसको कहते हैं टिहरी, ये क्लियर रखिएगा। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और यह किस नदी पर है? तो यह भागीरथी और भीलगंगा, हमने डिस्कस किया था, भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर यह टिहरी बांध स्थित है। अगर हम आपके भाखड़ा नंगल की बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध के द्वारा जो यहाँ पर जलाशय निर्मित होता है, उस जलाशय का यहाँ पर जो नाम है, इसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। यहाँ पर एक जलाशय बना है जिसका नाम है गोविंद सागर। अगर हम गोविंद सागर के आधार पर बताएं तो गोविंद नाम पर और भी एक दो जलाशय हैं। एक का तो नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं गोविंद बल्लभ पंत है। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और ये कहां पर, अगर इसके विषय में बात किया जाए तो इसी को हम कहते हैं रिहंद बांध। क्या कहते हैं? रिहंद बांध। और यह किस नदी पर है? तो यह सोनभद्र में है। सोन नदी पर है। किस पे है? सोन नदी पर है, ध्यान रखिएगा, सोनभद्र में है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सोन नदी पर स्थित है, जिसको हम रिहंद बांध कहते हैं। इसी प्रकार से एक और है जिसको कहते हैं गोविंद सागर बांध। क्या कहते हैं? गोविंद सागर बांध भी एक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोविंद सागर बांध को भी लिख देते हैं, गोविंद सागर बांध। ये जो गोविंद सागर बांध है यह ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर में है। और यहां पर कौन सी नदी है? तो उसका नाम है सहजात नदी। क्या नाम है? सहजात नदी। तो सहजात नदी पर गोविंद सागर बांध है और यह एक नहर परियोजना है। कैसी है? नहर परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा। तो तीन नाम है, तीनों नाम में एकदम आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। गोविंद सागर जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, जिसका फॉर्मेशन हुआ है जब क्या नाम है, भाखड़ा नंगल बांध बन रहा था। और भाखड़ा नंगल बांध से तीन राज्यों को प्रमुख रूप से फायदा होता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भाखड़ा नंगल बांध सर्वाधिक ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है इसी को रिहंद बांध कहते हैं। यह सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में है और सोन नदी पर बना है। इसी प्रकार अगर गोविंद सागर बांध की बात करें तो गोविंद सागर बांध ललितपुर में उत्तर प्रदेश में ये भी है और सहजात नदी पर है। यह एक नहर परियोजना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके सतलज नदी पर और कौन कौन से बांध हैं, तो सतलज नदी पर 3-4 बांध और हैं। अगर हम उसके विषय में डिस्कस करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेफ्ता झाकरी है। क्या है? नेफ्ता झाकरी, ये भी इसी सतलज नदी पर है। इसके अलावा बात करें तो पार्वती है। क्या है? पार्वती है। कोल डैम है। तिपकीला है। क्या है? तिपकीला है। ये सब इसी सतलज नदी पर विद्यमान कह सकते हैं डैम है या बांध हैं, जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। और ये सब ज़्यादातर कहाँ पर हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ही ये सब हैं। कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्लियर रखिएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज को आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत कह सकते हैं कॉमन है और परंपरागत तरीके से यह बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है कि आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का जो केंद्र है वो किसे माना जाता है, तो उसे माना जाता है इस्पात को। किसे माना जाता है? इस्पात को, यानी लौह अयस्क को। किसको माना जाता है? लौह अयस्क। तो जो लौह अयस्क है यही क्या है? आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का ध्रुव है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला। इसके पश्चात हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कहाँ तृतीयक युग का टर्शियरी कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर बात क्या है? तृतीयक अर्थात टर्शियरी कालखंड का, जो सीनोजोइक का एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कोयले का जो निक्षेप है यह कई कालखंडों में कालक्रम में बना है, और इसमें भी सबसे अच्छा जो कोयला होता है अगर हम उसकी बात करें तो वह होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट सबसे बेहतर कोयला होता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो आपका लिग्नाइट कोयला होता है, कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। या जो लिग्नाइट कोयला है इसी कोयले का रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है, तो बनता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला। इसी प्रकार एक होता है जो बिटुमिनस कोयला होता है। कैसा होता है? बिटुमिनस। ये जो बिटुमिनस कोयला होता है इसका भी रूपांतरण होता है, और रूपांतरण होने के पश्चात इसका बनता है ग्रेफाइट और बनता है तत्पश्चात हीरा। लेकिन ये बिटुमिनस जो है यह आग्नेय टाइप का है। किस प्रकार का है? आग्नेय टाइप का है, जो गोंडवाना लैंड के सेक्शन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड के। तो गोंडवाना लैंड में जो कोयले पाए जाते हैं ज़्यादातर ये बिटुमिनस टाइप के पाए जाते हैं। लेकिन जो लिग्नाइट होता है या खास करके औषधि संरचनाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? औषधि में। और इसी का चूंकि पार्ट है एंथ्रेसाइट, तो यह भी जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में पाया जाता है या तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो खास करके ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में यह नहीं पाया जाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, असम में पाया जाएगा, मेघालय में पाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कह सकते हैं तृतीयक युगीन कोयले का निक्षेप नहीं पाया जाता है। तृतीयक युगीन का तात्पर्य है लिग्नाइट किस्म का कोयला यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इसके साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत वर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। तो भारत के रूर के नाम से जो जाना जाता है यह किस आधार पर नामकरण किया गया है? तो जर्मनी का एक रूर प्रदेश है। कौन सा? जर्मनी का रूर प्रदेश है। उसी जर्मनी के रूर प्रदेश के आधार पर इसका भी नाम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। और एक कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। या छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। जिस प्रकार से जर्मनी का रूर भी खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्व रखता है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। अगर छोटा नागपुर के विषय में हम बात करें तो हमारा एक है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के 3 भाग हैं। एक भाग है छोटा नागपुर, एक है आपका महानदी बेसिन और एक है दंडकारनिया का पठार। तो एक है छोटा नागपुर, एक है महानदी बेसिन और एक है दंडकारनिया का पठार। तो इन सब पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। छोटा नागपुर के भी 3 भाग हैं, इस पे भी चर्चा हम किए हैं कि छोटा नागपुर के भी 3 भाग हैं। एक का नाम है राजमहल, एक का नाम है हजारीबाग और एक का नाम है रांची का पठार। इस पर अतीत में चर्चाएं हो चुकी हैं, उसको आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो बताना है प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में बताना है? कपास उत्पादक क्षेत्र के बारे में। तो कपास का उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा होता है? जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी हो, साथ में यहाँ पर वर्षा भी हो, साथ में टेम्परेचर भी हो। तो तीनों शर्त जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर प्रमुख कपास का उत्पादन होता है। और ये सब कहाँ पे होता है? तो दक्कन का जो ट्रैप है, दक्कन के ट्रैप पर यह प्रमुख रूप से काली मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि काली मिट्टी से ही पूरा दक्कन का ट्रैप बना है। यहाँ पर वर्षा भी कह सकते हैं औसत से अधिक हो जाती है। यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है।
तो इस आधार पर दक्कन का ट्रैप प्रमुख कपास उत्पादक के नाम से जाना जाता है। और ख़ास करके यहाँ पर गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, इन सब में कपास की खेती बहुत व्यापक स्तर पर की जाती है। गंगा के मैदान में कपास की खेती नहीं होती उतना अच्छी, दामोदर की घाटी में भी नहीं होती है और असम की घाटी में नहीं होती है। असम की घाटी में चाय की खेती होती है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य का चयन करना है। लिखा है दामोदर गंगा की सहायक है। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर गंगा की नहीं सहायक है, बल्कि दामोदर जो है यह हुगली की सहायक है। किसकी सहायक है? हुगली की। हाँ, ये बात दूसरी है कि गंगा का ही एक्सटेंशन, जब गंगा आती है तो फरक्का बैराज से दो पार्ट हो जाता है। एक पार्ट जो वेस्ट बंगाल की तरफ गुजरता है इसको हुगली कहते हैं, और जो बांग्लादेश में चला जाता है इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो गंगा का आगे चल कर के दो नाम होता है, जो भारत में है उसका नाम हुगली है और जो बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा हो जाता है। लेकिन दामोदर गंगा की सहायक नहीं है बल्कि हुगली की सहायक है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से ये बात सही भी है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर जो सबसे बेहतर विकल्प है उसका चयन करना है। तो फिर लिखा है दामोदर हुगली की सहायक है। तो जब दामोदर हुगली यहाँ पर प्रत्यक्ष हमको आंसर दिया है तो हम अप्रत्यक्ष आंसर पर क्यों जाएं? इसलिए हमारा सबसे अच्छा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि दामोदर ही हुगली की सहायक है। अगर हम और हुगली की बात करें तो हुगली जैसे ये नदी है, इसकी कई सहायक नदियां हैं, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसमें मयूराक्षी है, क्या है? मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है, और फिर यहाँ पर एक मिलती है हल्दिया। ये सब नदियाँ किसकी सहायक हैं? इसी हुगली की सहायक है। इसके विषय में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। और क्रम से इसकी सहायक नदियां हैं उत्तर से दक्षिण, मयूराक्षी, अजय, दामोदर और हल्दिया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। बाकी सभी जो यहाँ पर विकल्प दिए गए सब विकल्प गलत हैं, तो अर्थात यहाँ पर प्रश्न का आंसर है बी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है बस्तर जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला संबंधित है। तो बस्तर जनपद में जो बैलाडीला है इसके विषय में प्रश्न पूछ रहा है। तो बैलाडीला ध्यान रखिएगा, एक कह सकते हैं लौह अयस्क की खान है। क्या है? लौह अयस्क की खान है। कहाँ पर है यह बैलाडीला? तो ध्यान रखिएगा, यह एक जिला है दंतेवाड़ा। क्या है? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा किसका जिला है इसके विषय में अगर आपसे कहा जाए तो यह छत्तीसगढ़ का पार्ट है। किसका पार्ट है? छत्तीसगढ़ का पार्ट है। और इसी को दंतेवाड़ा जिला है, लेकिन क्षेत्र का नाम पूछा जाए तो बस्तर क्षेत्र है। बस्तर क्षेत्र है, लेकिन जिला का नाम क्या है? दंतेवाड़ा। और यहीं पर बैलाडीला खान उपस्थित है, जहां पर लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बैलाडीला इसलिए भी जाना जाता है कि एशिया की यह सबसे बड़ी, क्या? एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत, कैसी? यंत्रीकृत यहां पर खादान है। अगर पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खादान कौन सी है, तो उसका नाम है बैलाडीला। और यहां से सर्वाधिक जो स्टील आयरन का ओर है वो कहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है? तो जापान में। जापान को जो सर्वाधिक लौह अयस्क का एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसी बैलाडीला की खान से किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर छत्तीसगढ़ के विषय में हम और बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक और खान है, उसका नाम है डल्ली राजहरा। क्या नाम है? डल्ली राजहरा। यह भी छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? तो उसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्ग जिला है। क्या है? दुर्ग जिला है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला से या दुर्ग जिला में है डल्ली राजहरा। ये भी लौह की बहुत बड़ी खान है। इसी प्रकार एक है चित्रदुर्ग। क्या नाम है? चित्रदुर्ग। ये जो चित्रदुर्ग है ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। तो चित्रदुर्ग प्लस बेलारी जिला, क्या नाम है? बेलारी जिला। तो चित्रदुर्ग और बेलारी जिला के क्षेत्र में जो पाया जाने वाला है वो है कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख भी एक लौह अयस्क का बहुत अच्छा भंडार है। और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग और बेलारी जिला में है। इसी प्रकार जो डल्ली राजहरा है यह भी छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है? दुर्ग जिला में है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के मतलब बस्तर जिला,
यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला है, बस्तर क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर बैलाडीला है जहाँ पर लौह अयस्क की बहुत बड़ी खदान है। अगर इसी आधार पर हम कुछ और चर्चा करें तो लौह के ध्यान रखिएगा, जो लौह अयस्क होता है इसके लौह अयस्क 4 प्रकार के विद्यमान हैं। इस पर भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। एक होता जो सबसे बेहतर किस्म का लोहा होता है उसको कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। यह सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है Fe2O4 होता है। क्या होता है? Fe2O4। इसमें लोहे का जो परसेंटेज होता है यह 72% होता है। इसी प्रकार जो दूसरा होता है उसको कहते हैं हेमेटाइट। क्या कहते हैं? हेमेटाइट। इसकी क्वालिटी मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़ी कम होती है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3 होता है। इसमें 60 से लेकर के 70% लोहे का परसेंटेज होता है। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं लिमोनाइट। क्या कहते हैं? लिमोनाइट है। लिमोनाइट किस्म का अयस्क है और इसका जो केमिकल फार्मूला है यह भी है Fe2O3 × 3H2O। इसको कहते हैं जल योजित। क्या? ये जल योजित है क्योंकि जल यहाँ पर पाया जा रहा है। इसको कहते हैं जल योजित आयरन का अयस्क है। क्या है? आयरन अयस्क है और इसमें जो आयरन की मात्रा है यह करीब करीब 40 से 50% होती है। ये भी क्लियर रखिएगा। और जो लास्ट सबसे कह सकते हैं लो क्वालिटी का उसको कहते हैं सिडेराइट। क्या कहते हैं? सिडेराइट है और सिडेराइट में जो आयरन है ये कितना है? तो यह 40 से 45% है और इसका जो केमिकल फार्मूला है इसको आप ध्यान दे सकते हैं Fe3CO3 है। यह कार्बोनेट है, आयरन का कार्बोनेट है, बाकी सब ऑक्साइड है। बाकी सब कैसे है? ऑक्साइड है। ये लौह कार्बोनेट है, बाकी सब ऑक्साइड हैं। इसको भी क्लियर रखिएगा। यहाँ से बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इस पर चर्चाएं हम लोग शेष जो हैं जितनी खादानें हैं इस पर चर्चाएं तो हम लोग कालक्रम में करेंगे, लेकिन अभी तो हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन को भारत में हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाई उष्णकटिबंध का वन है तो इसको पहाड़ तो कहेंगे नहीं, मैदान तो कहेंगे नहीं, पठार तो कहेंगे नहीं, तराई का क्षेत्र कहते हैं क्योंकि तराई के क्षेत्र में ही ज़्यादातर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ आज की यह जो प्रैक्टिस है या आज का जो एपिसोड है इसे हम समाप्त करते हैं और कल हम पुनः इसी प्रकार से भारत के मानसून या भारत की वनस्पति, भारत की मृदा या भारत के पहाड़ या भारत की नदियों पर जो भी प्रश्न और संभव हैं उन प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।